हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए या किसी भी अन्य परीक्षाएं जिनमें हमारी साइंस से पूछी जाती है। तो उसके तहत आज हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक। उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, जो भी टॉपिक होंगी, जो भी थ्योरी होंगी, वो सारी चीज़ें मैं सवालों के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम से मिलेंगे। अब पीडीएफ के बाद है हमारा वीडियो। तो वीडियो तो अभी आप देख ही रहे हैं, ये यूट्यूब से मिल जाएगा। और ऑडियो नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको? ऑडियो नोट्स आपको मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप के नंबर से, या आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 7895127508। इस नंबर के माध्यम से आप ऑडियो नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद पहले मेरे को मैसेज कर दें तो काम हो जाएगा आपका। तो रात 8 बजे हम इससे पिछले हफ्ते एक उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट देखते थे, एक मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट देखते थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, और हमारे सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक दिए थे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो आपने ज़रूर देखने हैं। अब उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट अगर मैं बताऊं, तो उत्तराखंड के टोटल हमारे 8 प्रैक्टिस सेट पहले ही आ चुके हैं। परीक्षा वाणी के 6 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, टोटल 14 प्रैक्टिस सेट। तो कल हम परीक्षा वाणी का अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, चैप्टर नंबर 17। वो आपने पढ़ना है। और आज प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। तो रात 8 बजे अब हमारी 2 प्रैक्टिस सेट चलेंगी, एक उत्तराखंड की और अगले दिन साइंस की। तो ऐसे हम चलते रहेंगे। तो अगर हम जो हमारा वन दरोगा वाला सिलेबस है उसके तहत देखें, तो उसमें उन्होंने कह रखा है क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी का सिलेबस हम देखेंगे। तो ये जो सिलेबस आपको दे रखा है, जैसे हमारे आसपास के पदार्थ पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण कार्य एवं ऊर्जा, ये सारे हमारे चैप्टर जितने भी हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण कार्य, ऊर्जा, ध्वनि, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधनों में सुधार, ये सारे चैप्टर हमारे क्लास 9th की साइंस की पुस्तक के हैं। तो हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 से पहले 12 तक कंप्लीट करेंगे हम। तो जिसमें आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 और 9, उसके बाद चैप्टर नंबर 11, उसके बाद 12। इसके बाद हम देखेंगे अपने ये वाले चैप्टर, ये 4 ऊपर के चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4। उसके बाद आखिर में हम जाएंगे, जैसे हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होंगे उसके बाद हम ये जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता और आखिर के 3 चैप्टर देखेंगे। तो शुरुआत हमने क्लास 9th की फिजिक्स से करी है, उसके बाद केमिस्ट्री से करेंगे, उसके बाद बायो और बचे हुए जो भी चैप्टर हैं उसके बाद। इसके बाद तुरंत बाद हम चलेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी में, उसको भी इसी तरह हम खत्म करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो हमारा चैप्टर है आज का गुरुत्वाकर्षण, जिसका पहला सवाल है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बताइए। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बताइए, इसको स्मॉल जी भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा 8.9, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 9.8 और इनमें से कोई नहीं। और सभी का जो मात्रक होगा, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड के माध्यम से इसको हम ज्ञात करेंगे। तो सभी लोग आंसर जरूर बताएंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बताइए या मैक्सिमम मान बताइए, ऐसा हम कह सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण माने एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है हमारा 9.8। अब इसको कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, उससे पहले हम थोड़ी बहुत जानकारी अपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? माने एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो एक अट्रैक्शन फोर्स एक ही तरफ से लगेगा, एक बी की तरफ से लगेगा, यानी आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण सदैव क्या होगा? आकर्षण बल होगा।
किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु की तरफ या दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जैसे छोटी छोटी वस्तुएं जैसे पेन, कॉपी, किताब, हमारा घर या हम खुद लोग हैं, हम भी एक दूसरे पर आकर्षण तो लगाते हैं, क्योंकि अब हमारा द्रव्यमान क्या है या भार क्या है, बहुत कम है, तो इस वजह से ये हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा कितना बड़ा है हम जानते ही हैं। चंद्रमा का अगर मैं द्रव्यमान बताऊं या वजन आपको बताऊं, तो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7 × 10⁻²2, 7.36 इतना किलो होता है। और चंद्र और पृथ्वी का अगर देखें तो इन दोनों के बीच में भी एक आकर्षण लगेगा। तो पृथ्वी का अगर देखें तो 6 × 10⁻24 होता है, तो ये महसूस होता है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और चंद्रमा का 7.36 इंटू 10 की घात या 10 की पावर 22 kg। अभी इतने बड़े द्रव्यमान है, इतना अधिक इनमें वजन है, तो इनका जो आकर्षण बल होगा वो महसूस होगा। तो जो हमारी धरती में आपने सुना होगा ज्वार और भाटा, टाइड भी कहते हैं जिसे, तो ये सूर्य के, ये जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से होता है। अब जितने भी ग्रह, माना ये हमारा सन है, तो सन की तरफ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सभी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये आकर्षण बल की वजह से घूमते हैं। जो सूर्य का जो आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसी की वजह से सारे लोग, ये जितने भी हमारे पिंड हैं, जितने भी सारी चीजें हैं, ये सारी दिखती हैं। अब जैसे एक पेन लें एक और पृथ्वी लें, तो जब हम पेन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक ऊंचाई के बाद वो नीचे को गिरने लगती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है और पेन का द्रव्यमान 0 के बराबर है। तो पेन का हमें जो आकर्षण बल है वो दिखेगा नहीं, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो वो दिखता है। तो इसी के लिए एक नियम आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो उस नियम में क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, माना एक वस्तु है ए, इसका द्रव्यमान है m1, और दूसरी वस्तु है बी, इसका द्रव्यमान है m2, और इनके बीच की दूरी है माना कैपिटल R, ये दूरी है। तो एक फोर्स ये भी लगा रहा होगा, एक फोर्स ये भी लगा रहा होगा, और दोनों के फोर्स लगभग बराबर ही होंगे मान के चलिए। तो इनके बीच जो इनके बीच आकर्षण बल लगता है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है F बराबर G m1m2/r² के बराबर होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों जितने भी पिंड हैं, दोनों वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, और उनके बीच की जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती आप समझ नहीं पा रहे हैं तो अपॉन में कोई भी चीज़ अगर जा रही है तो ध्यान रखिए वो व्युत्क्रमानुपाती हो। तो फॉर्मूला ऐसे बनता है, अगर मैं रियली आपको बताऊं तो F क्या होता है, समानुपाती होता है m1 इंटू m2, m1 और m2 के, ये समानुपात कहते हैं। अगर यही चीज़ m1 अब इसके अपॉन में आ जाता है r², तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। कोई भी वस्तु अगर बट्टे में आती है, अपॉन में आ जाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। अब इसको इक्वल करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो ये समानुपाती का चिन्ह जैसे हम हटाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाता है हमारा G m1m2/r²। और G क्या है, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक माने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक का मतलब क्या है, हर जगह पे ये बराबर रहेगा, हर जगह पर समान रहेगा, इक्वल रहेगा। और ये जो हमारा कैपिटल G है, इसका मान कितना होता है, पहले तो इसका नाम मैं बता देता हूँ। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका मान होता है 6.67 इंटू, ये अगले सवाल में हम देखने वाले भी हैं, अगला सवाल हमने पूछा भी है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा यही था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बताइए। तो ये सवाल अभी हम देखने वाले हैं, इसकी वैल्यू भी हम देखेंगे। कुछ बची हुई चीज़ें, जैसे अभी हमने देखा था गुरुत्वीय त्वरण। अब त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, तो वस्तु मैंने ऊपर फेंकी, अब किसी न किसी
स्पीड से वो नीचे आएगी, किसी न किसी स्पीड से ज़रूर नीचे आएगी। तो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वहाँ पर बल बराबर होता है m/a। बल बराबर क्या होता है न्यूटन के गति के नियम से, m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, गुणा a का मतलब क्या है, त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, कुछ न कुछ स्पीड ज़रूर होगी उसमें, तो उसी को कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मेट में क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, F बराबर m/g। तो यहाँ पर जो g हो जाता है ये हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल, अब बल के दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला तो हो गया G m1m2/r², और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, m1 × g। m1 से m1 खत्म, तो g की वैल्यू कितनी आई, g बराबर G, और ये वाला जो m होगा वो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा बट्टे r²। यहाँ पर जो r होगा वो पृथ्वी की त्रिज्या लेनी पड़ेगी हमें। अब इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो g का फॉर्मूला, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया, g × m/r²। तो यहाँ पर g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको, अभी अगले सवाल में हम देखने वाले भी हैं उसको। m क्या है, यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान है, मास, पृथ्वी का द्रव्यमान। r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अब ये सारी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या अगर हम देखें तो पृथ्वी की त्रिज्या है जो कैपिटल R मानी हमने, तो वो हो जाती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और अगर पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाता है, यानी इसका मास हो जाता है 6 × 10⁻24 kg। और हमारा फॉर्मूला क्या है, g बराबर Gm/r²। इसमें अगर ये वैल्यू को रखते हैं तो g का मान आता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻24 किलो, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये ध्यान देंगे आप लोग। अब इसके बारे में अगर और भी सारी चीज़ें हैं, अभी इसको भी देखेंगे हम, कहाँ पर इस पर क्या असर पड़ता है। तो अगला सवाल यहीं पर है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं उसे। तो दूसरा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देखें जिसको आंसर पता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बताइए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या कैपिटल जी का मान बताइए। नियतांक मतलब होता है कांस्टेंट, जो बदलेगा ही नहीं। जैसे हमारा गुरुत्वीय त्वरण है जी, वो हर जगह पे बदलते रहता है। अभी उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा तीसरे सवाल में। तो पहले देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान बताइए, और इसका जो यूनिट होगी या मात्रक होगा Nm²/kg²। जितनी भी चीज़ें हैं इनको ध्यान से सुनिए, नोट्स जरूर बनाइए, खुद भी पढ़िए। और अगला प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे साइंस में गति से रिलेटेड, गति और बल के नियम। 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 और 9, उनको देखेंगे पहले। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अगर पर हटा देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये बट्टे वाला निशान चाहिए, -2 हो जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या था, Gm1m2/r² था। तो यहाँ पर g की वैल्यू कितनी आ गई, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब यहाँ पर पूछते हैं ये g का मान किसने निकाला। ध्यान देंगे, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया भी गया है। ये g का मान खोजा है हेनरिक कैवेंडिश ने। ध्यान देंगे सभी लोग, हेनरिक कैवेंडिश ने ये कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान खोजा है। ये ध्यान देंगे सभी लोग। अगला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ पर होता है। भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर, केंद्र पर यानी सेंटर पर, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर, या इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर,
केंद्र पर यानी सेंटर पर, ध्रुवों पर, या इनमें से कोई नहीं। अब ये कम क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है, अभी देखने वाले हम। ये ध्यान देंगे, वो जी वाला जो हमने फॉर्मूला देखा था अभी, स्मॉल जी वाला, तो उसी फॉर्मूले से हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान होता है ध्रुवों पर। अब ध्रुवों पर क्यों होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो अभी हमने स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू देखी थी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको एम वन में मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। एम ई भी कह सकते हैं इसको, इसको आर ई भी कह सकते हैं। ई का मतलब है यहाँ पर अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। तो जी तो कांस्टेंट हमने देखा था अभी। एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अब यहाँ पर अगर पृथ्वी का अगर हम देखें, अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान दें आप लोग, जैसे जी बराबर ऊपर का अगर वैल्यू हम भूल जाए, नीचे आपने देखा होगा आर है, आर स्क्वायर है। इसको समझने के लिए एक हल्का सा एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मानो ऊपर 100 वैल्यू लिखी गई है और नीचे लिखा है 4, तो 4 से 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ध्यान दें, इसी से समझेंगे आप लोग क्यों ज़्यादा होता है क्यों कम होता है। मानो ऊपर अंश में फिर से 100 है, अब नीचे की वैल्यू मैंने बढ़ा दी 8। जैसे इसको वैल्यू 8 बढ़ाया तो यहाँ पर मान कम हो गया, 12.5 आया। अब मैंने लिया 100, इसकी वैल्यू ये जो नीचे आर था या अपॉन में या हर में जो था उसको बढ़ा दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 10। यानी नीचे वाली वैल्यू यानी अंश यानी हर वाली वैल्यू, जब हम भिन्न लिखते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में अंश और हर कहते हैं। तो हर की वैल्यू आप जितना बढ़ाएंगे टोटल मान हमेशा कम होगा, ये ध्यान देंगे, टोटल हमेशा कम होगा। अब हम अगर पृथ्वी देखते हैं तो पृथ्वी हमारे थोड़ी चपटी आकार में है, ऐसे आकार में है थोड़ी। तो माना ये सेंटर है, तो यहाँ पर से यहाँ पर की दूरी आर, तो यहाँ पर से यहाँ पर की दूरी भी आर, लेकिन ये वाला आर हो जाता है ज़्यादा, ये चपटी होने की वजह से। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है हमारी पृथ्वी का। एक बार फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ, इससे आप समझेंगे। ये नॉर्मल डायग्राम है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ अजीब सा डायग्राम बन जाता है। हमारी धरती पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो माना ये पृथ्वी का केंद्र है, तो यहाँ पर से यहाँ पर का जो आर होता है और यहाँ से यहाँ का जो आर, आर माने त्रिज्या ले रहे हैं हम, रेडियस, तो ये वाला आर ज़्यादा हो जाता है। ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा है, ये भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है। तो आर ज़्यादा होगा, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर था। ठीक है, आर की वैल्यू जितनी बढ़ेगी इसकी मान उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर आर का मान कम है, तो आर कम करेंगे तो इस जी की वैल्यू ऑब्वियस बात है बढ़ेगी। तो इसी वजह से भूमध्य रेखा पर इसकी वैल्यू कम होती है। यानी गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होता है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ध्यान देंगे सभी लोग। और इसकी वजह क्या थी, वजह मैं आपको बता चुका हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ पर होता है, अगर इसके बारे में पूछें तो ध्यान देंगे, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान होता है पोल्स पर। न्यूनतम मान कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर। अब केंद्र पर कितना होता है अगर ये पूछ दें, तो केंद्र पर इसका मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आकर्षण बल काम नहीं करता है। माने धरती है, हम धरती के क्या है, सतह पर रहते हैं, तो धरती के सेंटर पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर मैं चले जाऊं गहराई में, गहराई में जाते रहेंगे, गहराई में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ऊंचाई पर जाने पर बढ़ेगी, गहराई पर जाने पर भी बढ़ेगी। ध्यान देंगे, गहराई पर जाने पे भी कम होगी और ऊंचाई पर जाने पे भी कम होगी। ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया। जैसे ही हम, एक सेकंड, हाँ, ये ऊंचाई पर जाने पे क्यों घट रहा है, माना ये वस्तु है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये धरती का सेंटर है, तो ये थोड़ा नज़दीक है अभी वस्तु, तो थोड़ा आकर्षण बल ज़्यादा लगा है। अब मैंने वस्तु यहाँ पर नहीं रखी, थोड़ा ऊपर रख दी, तो दूरी बढ़ गई, तो ऊंचाई पर जाते हुए क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण मान क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो फिर से रिकॉर्ड बता देते हैं, आपको रिपीट कर देते हैं। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुव यानी पोल्स पर मैक्सिमम होगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा, ऊंचाई पर जाएंगे तो तब भी गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, भूमध्य रेखा पर तो सबसे कम है मिनिमम, और गहराई पर जाएंगे तब भी कम होगा, और पृथ्वी के सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर ये जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और गुरुत्वाकर्षण के क्या लाभ हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। गुरुत्वाकर्षण के वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या सारे जितने भी हमारे कण हैं, जितने भी हमारे प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ इसी वजह से घूमते हैं, क्योंकि सूर्य का जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा है इनसे। और हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किस वजह से टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से टिका हुआ है। ज्वार और भाटा आते हैं, हमने देखा होगा, सुना भी होगा नाम, समुद्र की लहरें अचानक ही ऊपर उठती हैं और नीचे बैठ जाती हैं, तो वो चंद्रमा के आकर्षण की वजह से होता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। और एक टर्म और आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देंगे। गुरुत्वाकर्षण तो हमने देख लिया है, गुरुत्वाकर्षण क्या है? किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच या किन्हीं दो ग्रहों के बीच, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, अट्रैक्शन फोर्स को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन गुरुत्व यानी ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी में एक तो पृथ्वी जरूर होगी, और दूसरी वस्तु कुछ भी हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, आदमी हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, दूसरा ग्रह भी हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण में तो कोई भी दो वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन जब ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी में एक वस्तु हमेशा पृथ्वी होगी, ये ध्यान देना है सबने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल है, भारहीनता कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण, भारहीनता मतलब जीरो वजन, कब होगा? जब गुरुत्वाकर्षण अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। भारहीनता मतलब हमें ऐसा लगेगा हमारा कोई वेट ही नहीं है, ये कंडीशन कब आएगी? सभी लोग जवाब दें जिसको भी पता है। तो कल हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट होगा, और उत्तराखंड में कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा? परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 17। और अगले दिन जो हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है उसमें हम 2 चैप्टर देखेंगे, एक तो गति और एक बल। अब देख लेंगे कितना बड़ा चैप्टर होगा। चैप्टर अगर छोटे होंगे तो दोनों चैप्टर हम निपटाएंगे साइंस के प्रैक्टिस सेट के दिन, नहीं तो पहले गति वाला चैप्टर करेंगे, उसके बाद बल और गति के नियम देखेंगे। तो लगातार ये सीरीज फॉलो करें, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, खुद भी स्टडी करें। अगर ये सोच रहे हो यहाँ पर आधे घंटे 1 घंटे क्लास से आपका हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। यहाँ से भी पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है, और खुद को लगातार इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहने हैं। एक बार में क्लास समझ नहीं आ रही है तो उसको रिवाइज ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। PDF आपको टेलीग्राम से मिलेगी, वीडियो यूट्यूब पे, और लिंक तो मैं शेयर करते रहता हूँ। और ऑडियो नोट्स अगर चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे जुड़ना पड़ेगा हमसे। हमारा नंबर है 7895127508। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भारहीनता कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है, ये होता है भारहीनता। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, इसके लिए थोड़ा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। भारहीनता मतलब 0 वेट। माना एक लिफ्ट है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? माना एक वस्तु यहाँ पर है, तो धरती क्या करती है? अभी नॉर्मल हम धरती में रहते हैं तो वो क्या करेगी? वस्तु को अपनी ओर खींचेगी। मतलब ये समझिए, जो बड़ी वस्तु है वो छोटी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेगी, वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। माना एक लिफ्ट है, यहाँ पर है लिफ्ट, अभी ऊपर को जा रही है, लेकिन आकर्षण बल कहाँ को लगेगा? नीचे को लगेगा। तो जैसे ही लिफ्ट ऊपर को जाएगी तो ध्यान देंगे हमें अपना वजन बड़ा हुआ प्रतीत होगा, हमें ऐसा लगेगा हमारा वेट बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि एक बल ऊपर को लग रहा है, क्यों? हमारा वजन तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी क्या क्या कर रही है? पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो माना एक लिफ्ट का एग्जाम्पल है, तो लिफ्ट में अगर पूछेंगे ऊपर की ओर जाऊंगा तो वेट हमेशा बढ़ेगा। अब जब नीचे की ओर आ रहा हूं माना मैं, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी दोनों बल नीचे लग रहे हैं, और लिफ्ट भी नीचे की तरफ आ रही है, और ज्यादा बल कौन लगाएगी? हमारा पृथ्वी लगाएगी। तो यहां पर वजन क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा हमें।
ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, ध्यान देंगे। अब अगली चीज आ जाएगी, अगर माना कोई लिफ्ट है, माना ये लिफ्ट है, यहाँ पर ये लिफ्ट है, 10 की स्पीड से ऊपर भी जा रही है और 10 की स्पीड से नीचे, लगातार ये प्रोसेस चल रही है। मतलब मुझे अंदाज ही नहीं आ रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे अपना वजन, जो भी भार है या वजन है, वो कांस्टेंट लगेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जितना है वही रहेगा। अब आएगा हमारा भारहीनता वाला कॉन्सेप्ट। जब भी कोई वस्तु फ्री होके यात्रा करे, एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई नहीं लगे, आराम से फ्री होके यात्रा करे, तो उस समय क्या होगा, उसको उसको लगेगा मेरा भार है क्या, जीरो हो गया, ऐसा प्रतीत होगा। इसी को भारहीनता कहते हैं। अब लिफ्ट में ये वाली कंडीशन, लिफ्ट में 3 कंडीशन हमने देख दी है। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो मेरा वजन बढ़ेगा, लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो वजन घटेगा, ऐसा लगेगा वजन कम हो रहा है। अब बराबर स्पीड से ऊपर नीचे कर रही है तो वजन जितना है उतना ही रहेगा। और अचानक ही माना ऐसा हो जाए लिफ्ट टूट जाए, ना कोई ऊपर ले जा रहा ना नीचे ले जा रहा, ऑटोमेटिक रस्सी टूट जाए इसकी, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, लिफ्ट फ्री होके चलने लग जाएगी। तो उस समय क्या हो जाएगा, भार हीनता की स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या महसूस होगा, यहाँ पर क्या महसूस होगा, हमें जीरो वजन भी महसूस होगा। जैसे बहुत सारे उपग्रह आपने देखे, अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं लोग, तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रा आपने जरूर देखी होंगी, वो उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं प्रतीत, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो है ही नहीं वहाँ, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के लिए डब्ल्यू बराबर, भार का फॉर्मूला होता है M × G। भार, भार बराबर क्या होता है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को ही भार कहते हैं। किसी वस्तु का अगर मैं भार देखूं तो भार हमेशा बदलेगा, भार हमेशा बदलेगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। और भार का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर, वेट बराबर M × G। M क्या है, द्रव्यमान है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, G क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और भार और द्रव्यमान का अगर मैं बताऊं आपको, भार का अगर मात्रक पूछें तो भार का मात्रक होता है न्यूटन, और द्रव्यमान का मात्रक अगर पूछें तो एक ये होता है किलो। द्रव्यमान हर स्थिति में बराबर रहेगा, लेकिन भार चेंज होगा, क्यों, 9.8 की वजह से। W बराबर M × G। अभी हमने देखा था G का मान ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, हम कह देते हैं एक वस्तु का, एक व्यक्ति का वजन 100 किलो है, तो 60 किलो ले लेते हैं। जैसे हम अपना वजन तोलते हैं ना, W बराबर ये भार होता है। माना किसी व्यक्ति ने कहा मेरा वजन कितना है, 60 किलो है, तो मुझसे उससे पूछे द्रव्यमान कितना है, तो हमने नॉर्मली जी का मान अभी हमने क्या देखा था, मैक्सिमम कितना होता है 9.8। माना मैंने यहाँ पर 9.8 ने लेके 10 ले लिया, तो इस जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 6 किलो द्रव्यमान। ये ओरिजिनल होता है, ये हमेशा इतना ही रहेगा। तो द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, लेकिन भार जी पर डिपेंड करता है, गुरुत्व त्वरण पर डिपेंड करता है, तो हमें हमेशा बदलते रहेगा। और भारहीनता क्या होती है मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला सवाल है, अगला कॉन्सेप्ट मैं चंद्रमा से रिलेटेड बताऊंगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे सारी चीज़ें। तो हमने देख लिया, गुरुत्वाकर्षण देख लिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लिया, भार देख लिया, द्रव्यमान देख लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और गुरुत्व त्वरण के मान कहाँ कहाँ पर कैसे होते हैं, गुरुत्वाकर्षण का लाभ क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक नोट्स जरूर बनाए। एनसीईआरटी की जो बुक है उसको लेके खुद भी स्टडी करना स्टार्ट कर दें। अगला सवाल है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, पृथ्वी से अधिक, पृथ्वी से कम, पृथ्वी के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। चंद्रमा पर, चंद्रमा पर पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए, पृथ्वी से अधिक,
पृथ्वी से कम या पृथ्वी के बराबर। तो इसका सही जवाब है पृथ्वी से कम होता है। और कितना कम होता है? पृथ्वी से 1/6 होता है। अगर माना गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर 6 है तो यहाँ पर 1 होगा। अब इसको कैसे समझें? अभी गुरुत्वीय त्वरण का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गुरुत्वीय त्वरण बराबर कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। एम यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉल। ये मून का द्रव्यमान लेंगे। आर बराबर क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या। अब यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या अगर मैं बताऊँ तो पृथ्वी की त्रिज्या है 1.74 इंटू 10⁶। और इन पूरे इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला तो वही है। अगर मुझसे पूछे चंद्रमा का द्रव्यमान बताइए, ये सवाल पूछ सकते हैं, हमारी बुक में दे भी रखा है। हमें सारे फैक्ट कवर करने हैं, सारी चीज़ें कवर करके रखनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं पढ़ना है, बहुत हल्का भी नहीं पढ़ना है। कोई पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट करें। तो चंद्रमा का अगर द्रव्यमान कहें तो होता है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। और यहीं पर चंद्रमा का त्रिज्या अगर बता दें, पूछें चंद्रमा की त्रिज्या पूछते हैं तो ये होती है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। अब पृथ्वी की त्रिज्या तो ज़्यादा थी, इसकी कम है, इसका द्रव्यमान भी तो कम है। तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो यह जो हमारा 9.8 है पृथ्वी अपॉन चंद्रमा, इस पूरे दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये आता है 1/6 के बराबर आ जाता है। यानी अगर पृथ्वी पर अगर मैं 9.8 मान रहा था गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान, तो चंद्रमा पर कितना होगा? 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग बनेगा 1.6 के आसपास बनेगा। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, W बराबर क्या था? M इंटू जी। अगर इसी को पृथ्वी पर अगर देखें, W बराबर M, पृथ्वी पर 9.8 है, ये अर्थ है, और उसी का भार अगर मैं कहाँ देखूं? मून में देखूं M पर, तो M इंटू अभी 1.6 के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पर कम से गुना करना पड़ रहा है, इसको हम देख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है गुरुत्वीय त्वरण जितना होगा उस वस्तु का जो भार होगा उसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। अभी एक एग्जांपल देखा था 60 वाला, W बराबर M इंटू जी। तो माना किसी वस्तु मेरा वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, मुझे द्रव्यमान पता करना है कहाँ पर? चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर जो जी का मान है वो कितना है? 9.8 का 1/6 है। तो 6 से 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ जाएगा। इसको अगर मैं 10 के बराबर मान लूँ, 10 के बराबर, इससे कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो यहाँ पर जो मास आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36 मास आ जाएगा। ये ध्यान देंगे सभी लोग, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। मास हमेशा वही रहेगा, वजन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। भार भार हमेशा बदलेगा, मास कभी भी नहीं बदलेगा। फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलें। गुरुत्वीय त्वरण बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर। पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या लेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे। अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का द्रव्यमान लेंगे। ये ध्यान रखना है आपने। अगले सवाल पे चलते हैं। पलायन वेग का मान बताइए। पलायन वेग का मान बताइए। 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। पलायन वेग का मान बताइए। 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। अब पलायन वेग क्या होता है अभी बताएंगे, पहले इसके जवाब दें सभी लोग, मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ। देखिए, नई चीज़ हम सीख रहे हैं तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होगा, लेकिन लगातार पढ़ते रहना है। इससे पहले कि एग्ज़ाम निकल जाए अपनी तरफ से तैयारी करके रखनी है, फैक्ट देखते रहें, काम हो जाएगा। जो चीज़ें सिलेबस में देख रहे हैं वही टॉपिक को खुद पढ़िए बस। पलायन वेग का मान बताइए, तो इसका सही जवाब है पृथ्वी के पलायन। ये पृथ्वी के पलायन वेग की बात हो रही है। पलायन वेग माने एस्केप वेलोसिटी,
तो इसका सही जवाब है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग होता क्या है? वह वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर, नॉर्मली गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होगा, माना मैं ये पृथ्वी है, मैंने एक वस्तु यहाँ तक ऊपर फेंकी, माना यहाँ तक गई, तो कुछ समय बाद तुरंत वो वापस आ जाएगी धरती में, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को खींच रही है। लेकिन पलायन वेग ऐसी चीज है, अगर मैं वस्तु को ऊपर फेंकूं तो वो धरती पर वापस आएगी ही नहीं। तो इसके लिए वेग माने होता है स्पीड, एस्केप वेलोसिटी। तो किसी वस्तु को अगर इस स्पीड से फेंक दूं मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो पृथ्वी में वापस नहीं आएगी। जैसे हमारे रॉकेट भेजे जाते हैं, वह वेग जिससे किसी वस्तु को, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह हमारे जो गुरुत्व की क्षेत्र है, हमारा जो ग्रेविटेशनल एरिया है, जो वस्तु को नीचे खींचेगा, उससे भी पार चले जाएगी, हमारा वायुमंडल पार करके निकल जाएगी। तो उसी को क्या कहेंगे? पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। तो पृथ्वी के लिए इसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चंद्रमा की वैल्यू है, मून। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो इसके लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 2.38। कम क्यों है? पृथ्वी से छोटा पिंड है ये, पृथ्वी से कम त्रिज्या है इसकी, पृथ्वी से कम द्रव्यमान है, इस वजह से इसकी वैल्यू कम है। अब एस्केप वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला अगर पूछें तो v बराबर होता है अंडर रूट के अंतर्गत 2gm/r। g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m क्या है? द्रव्यमान, r क्या है? त्रिज्या। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो काम हो जाएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान रखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या रखेंगे, तो वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे चंद्रमा का भी निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट वैल्यू बता दी है। चंद्रमा के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभी लोग ध्यान रखें। अब पलायन वेग के बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग भी आपको बता देते हैं। तो आपने उपग्रहों के बारे में सुना होगा और ग्रहों के बारे में भी सुना होगा। तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। या किसी न किसी ग्रह के चक्कर लगाएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के एक चक्कर लगाएगा, तो दोनों के बीच आकर्षण बल भी काम करता है। तो वो एक दूसरे की तरफ गिरते क्यों नहीं है? तो वो गिरते किस वजह से नहीं है? कक्षीय वेग की वजह से नहीं गिरते हैं। अब हम, जैसे माने मेरी धरती है, पृथ्वी है, मैंने एक सैटेलाइट भेज दिया कि भैया जियो का टावर बढ़िया से काम करना चाहिए, एक सैटेलाइट मैंने भेजा है। अब वो सैटेलाइट भेजा है तो पृथ्वी के कक्षा के चारों तरफ घूमेगा। अब वो गिरते गिरते यहाँ को क्यों नहीं गिरता है? वो कक्षीय वेग की वजह से नहीं गिरता है। तो कक्षीय वेग में क्या होता है? एक निश्चित कक्षा में, मतलब एक ने किसी न किसी स्पीड में उसको भेजना पड़ेगा। वो एक नियत स्पीड में, एक कांस्टेंट स्पीड में पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहेगा। जैसे कक्षी, अभी हमने देखा था पलायन वेग का फॉर्मूला, तो वैसे कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है v बराबर अंडर रूट gm/r। वहाँ पर 2gm था, यहाँ पर खाली gm/r है। और जैसे अब हम अपनी पृथ्वी से कोई सैटेलाइट भेजते हैं, उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर पूछेंगे, तो ये होती है 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना चाहिए। नहीं तो ये क्या है, पृथ्वी में ही गिर जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। भार का मात्रक मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, इस वजह से बदलते रहता है। द्रव्यमान फ्री है, वह कभी नहीं बदलेगा। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किलो है, तो पूछेगा चंद्रमा पर बताइए, अरुण ग्रह पर बताइए, मरकरी पर बताइए, तो वहां पर भी द्रव्यमान सेम होगा। ये ध्यान रखें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। केपलर के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे मार्ग में चक्कर लगाती है? वृत्तीय मार्ग में, दीर्घवृत्तीय मार्ग में, सरल रेखीय मार्ग में या इनमें से कोई नहीं? केपलर के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस मार्ग में, कैसे मार्ग में चक्कर लगाती है? ऑप्शन है वृत्तीय मार्ग, दीर्घवृत्तीय मार्ग, सरल रेखीय मार्ग या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सिलेबस में जो पुस्तक अगर आपके पास रखी होगी तो वहां पर केपलर की ग्रहों की गति के नियम दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है, केपलर की ग्रहों की गतियों के 3 नियम थे। तो उसके अनुसार उसका पहला नियम था,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे मार्ग में काम करती है? तो इसका सही जवाब है दीर्घवृत्तीय मार्ग में। इप्लिप्टिकल कहते हैं इसको, इलिप्टिकल, ELLIPTICL, इलिप्टिकल मार्ग में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, और सूर्य क्या होगा? उसके फोकस पर होगा। और केपलर का दूसरा नियम क्या है? प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय चाल। केपलर का दूसरा नियम क्या है? प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत होगी। नियत होगी का मतलब क्या है? माना ये सूर्य है, ये मेरी पृथ्वी है। अब सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। माना मेरी पृथ्वी ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, तो अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर ही चलेगी। अगले घंटे में भी 10 से, ऐसा नहीं कि पहले में 10 चली, फिर 100 चली, फिर 400 चली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्षेत्र चाल जिस स्पीड से वो चल रहे हैं तो कांस्टेंट रहेगी। अब केपलर का तीसरा नियम क्या है? केपलर का तीसरा नियम है किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल मतलब जैसे माना पृथ्वी है और ये मेरा सूर्य है, तो पृथ्वी इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा रही है, तो इसका एक जो चक्कर लगा रही है परिक्रमण काल है, जिसको टी से दिखाते हैं। ट्रैवलिंग टाइम भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला जो तीसरा नियम है वो क्या है? किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल को अगर मैं टी मानूं, टी का वर्ग, उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, तो पृथ्वी सूरज से कुछ न कुछ दूरी पर तो है ही, अभी हमने देखा था। तो इन दोनों के बीच का उसने रिलेशन बताया, T² = R⁻3। टी स्क्वायर ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? R⁻, यानी उनके बीच की जो दूरी होगी उसके घन के बराबर होगा। किसी ग्रह के परिक्रमण काल T था, उसका वर्ग उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी को R माना मैंने, उसके घन यानी क्यूब के अनुक्रमानुपाती होगा। तो T² इज प्रोपोर्शनल टू R⁻। ये है इसका फॉर्मूला, सिंपल सा, खत्म कहानी। ज़्यादा फालतू इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। अब है अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, 8वां सवाल ही पूछे जाने की संभावना है। पृथ्वी व सूर्य की दूरी को 2 गुनी कर दी जाए, यानी माना यहाँ पर सूर्य था, यहाँ पर पृथ्वी था, अब ये सूर्य यहीं पर है, मैंने इसको बढ़ा के यहाँ कर दिया, डबल कर दी दूरी। माना पहले 10 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर कर दिया, लो क्या दिक्कत है? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी को 2 गुनी कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या असर पड़ेगा? ये 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 1/4 होगा, या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी व सूर्य की दूरी को 2 गुनी कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या असर पड़ेगा? 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 1/4 होगा, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें, सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 कैसे हो रहा है अभी देखते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के तहत, F बराबर क्या आया था? G m1 m2, 2 ग्रहों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन ग्रहों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो G अभी कांस्टेंट रहेगा, mm दोनों बराबर ही हैं, इन पर कोई अंतर नहीं है, चेंज आने वाला है इस R की वजह से। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर मैं सारी चीज़ों को हटा दूँ, F बराबर 1/r²। अब वो कह रहा है दूरी को 2 गुना कर दो। माना दूरी पहले 1 किलोमीटर थी, अब कितने किलोमीटर हो गई? और माना 2 किलोमीटर हो गई। अगर इसको 2 किलोमीटर कर दे तो 1/r को मैंने 2 कर दिया, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/4। तो 1/4 को ही क्या कहते हैं? 1/4, 1/4 कहते हैं। आप वैल्यू 10 रखिए, 20 रखिए, बात वही पढ़ने वाली है। ये 2 सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है, इस वजह से बताया गया है। सिंपल है, ऑब्वियस बात है, दूरी अपॉन में कोई भी वैल्यू होती है, अगर ये बढ़ा दोगे तो आप ऊपर वाला जो फोर्स है वो कम होगा ही होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया भी था। ये वीडियो का समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको एक बार दूसरी बार ज़रूर देखें, आराम से समझ में आ जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। आपेक्षित घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? इससे पहले घनत्व भी समझेंगे हम, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
आपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब दें जिसको भी आंसर पता है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। आपेक्षित घनत्व, आपेक्षिक घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी, किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है, इसका सही जवाब है आपेक्षिक घनत्व हम नापते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी भी पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। मतलब आपेक्षिक घनत्व किसी भी वस्तु का अगर हमने निकालना है तो पानी के रेस्पेक्ट में ही निकाल पाएंगे। तो घनत्व क्या होता है इससे पहले वो देख लेते हैं। तो घनत्व क्या है या डेंसिटी क्या है? एकांक आयतन पर यूनिट वॉल्यूम पर, एकांक आयतन में स्थित द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक अगर पूछेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, घन मीटर। हिंदी में इसका मात्रक अगर मैं बताऊं तो किलो प्रति घन मीटर, और इंग्लिश में केजी पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो हमारी पुस्तक थी उसमें कुछ जैसे सोने का घनत्व इसने दिया था, तो वो चीज़ हम ध्यान भी रख लेते हैं। तो सोने का जो घनत्व है वो है 19,300 केजी मीटर क्यूब माइनस, पर हटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और उसने पानी का घनत्व भी दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पानी का घनत्व है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। देखिए पर हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, पर लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, माइनस नहीं हो पाएगा। ठीक। तो आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला अगर देखें हमारे सिलेबस में दिया भी है, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालनी है तो किसी का भी निकालना है, जैसे मैंने चांदी का निकालना है तो जिस पदार्थ का निकालना है उस पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का डेंसिटी अपॉन पानी का घनत्व, इससे हमें पता चल जाएगा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अब एक चीज और थी इसमें टॉपिक की, उत्प्लावकता, ब्यूएंसी किसे कहते हैं? माने कोई वस्तु मैं पानी में डुबाता हूं तो आपने ध्यान दिया होगा तो वस्तु ऑटोमेटिकली क्या है? ऊपर की तरफ आती है। एक बल तो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ये ध्यान से सुने, मैं लिखा नहीं रहा हूं, सुनना है बस। किसी भी वस्तु को अगर मान नॉर्मली मैं पानी में डुबाता हूँ, दूध में डुबाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, द्रव में डुबाना है, लिक्विड होना चाहिए। तो वस्तु को मैंने डुबा दिया तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वस्तु ऊपर की तरफ आ जाती है। कोई कोई वस्तु नीचे भी डूब जाती है, वो तो अलग चीज़ है। अब जैसे ही वस्तु ऊपर की तरफ आती है इसका मतलब है नीचे की तरफ से कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है। तो नीचे की तरफ से या द्रव की तरफ से जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। उसका यही नियम और वस्तु का, द्रव का यही जो तरीका होता है या नियम होता है, ये उत्प्लावकता कहलाता है। किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर जब वस्तु अपने आप ऊपर की तरफ आने लग जाती है, इसका मतलब है पानी उस पर कोई ना कोई बल लगा रहा है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। अब वस्तु डूबेगी या नहीं डूबेगी, अब ये किस पर डिपेंड करेगा? उसके घनत्व पर डिपेंड करेगा। तो ध्यान देंगे, अगर माना किसी वस्तु को मैं जल में डुबा रहा हूं, अगर उसका घनत्व, वस्तु का घनत्व जल से कम है तो वस्तु तैरेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वस्तु का उत्प्लावन बल अगर जो भी लग रहा है वो घनत्व पर डिपेंड करेगा। माना वस्तु को मैं जल पर डुबा रहा हूं, तो जल पर डुबाने पर माना वस्तु का घनत्व जल से कम है तो वस्तु तैरेगी। और अगर इसका घनत्व जल से अधिक है तो ये वस्तु क्या है? डूब जाएगी। इसी की वजह से कुछ वस्तु जैसे बड़े बड़े जहाज नहीं डूबते हैं लेकिन सुई डूब जाती है, इसी वजह से। तो यही थी इसकी पूरी कंडीशन। उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पहला ही लेक्चर था। लगातार बने रहें तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हमें समझ में आएंगी। और ऑडियो नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से जितने भी सवाल हमारे थे उनके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान बताइए। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान बताइए। ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11।
गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ पर होता है? तो इसका अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, जैसे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इसको इंग्लिश में पोल्स कहते हैं। भारहीनता कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? जीरो होगा। अगला है क्यों होगा है, एक बार फिर से समझिए। डब्ल्यू बराबर क्या था? भार बराबर एम गुणा जी। तो इसको मैं जीरो कर दूंगा तो भार अपने आप जीरो नहीं होगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी से कम होता है। कितना कम होता है? 1/6। मानो पृथ्वी पर 100 है तो 6 से भाग दे दीजिए, चंद्रमा पर निकल जाएगा। उम्मीद है जिसको समझ में आ रहा होगा समझ गया होगा, जिसने ध्यान दिया होगा वो समझ जाएगा। नहीं दे पा रहे हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखें, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। पलायन वेग, वह वेग जिससे वस्तु पृथ्वी से बाहर चले जाएगी या किसी और प्लेनेट से बाहर करना है तो उसके लिए पलायन वेग की आवश्यकता पड़ेगी। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये चंद्रमा के लिए है। केपलर के नियम के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे मार्ग में चक्कर लगाती है? तो दीर्घवृत्तीय, इप्लिप्टिकल कहते हैं इसको। अगला सवाल है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी 2 गुनी कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या असर पड़ेगा? 1/4 हो जाएगा। क्यों होगा? जी बराबर क्या था? एफ बराबर क्या था? G m1m2/r²। ये दूरी बट्टे में है, इसको बढ़ाएंगे तो ये फोर्स का मान घट जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है? रिलेटिव डेंसिटी, पानी के एस्पेक्ट में मापा जाता है तो इसे हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो कल सुबह 10 बजे हमारी कोई क्लास नहीं होगी, कल सीधे रात 8 बजे हमारी क्लास होगी, उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई भी समस्या हो रही है तो मुझे लिख कर ज़रूर बताएं, कमेंट में लिख सकते हैं, लाइव चैट में लिख सकते हैं, जहाँ पर चाहें आप लिख के ज़रूर बताएं। जो पढ़ने वाला होगा वो आराम से कवर कर लेगा, जो खाली ऐसे घूमने के लिए आए हैं मज़े करते रहें। धन्यवाद।